हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ हमें बताया गया है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या होता है? एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा. It has the ability to store and process data. As we give the input to the computer, it process and give us output. So it is called computer. इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो कि मैनिपुलेट्स का मतलब लेन देन करता है इंफॉर्मेशन का, डेटा जो भी होता है उसका लेन देन करता है ये. इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा. वो डेटा को पहले स्टोर करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है. पहले तो जो भी हम इनपुट डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा डालेंगे तो उसको पहले स्टोर करेगा मेमोरी में, कौन सा डेटा है क्या है, फिर उसको प्रोसेस करेगा सीपीयू में. एज वी गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर, इसमें बताया गया है जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तब तो उस इनपुट को स्टोर करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है. इट प्रोसेस एंड गिव अस आउटपुट, और हमें मॉनिटर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से हमें आउटपुट निकाल के देता है. तो इसको हम कंप्यूटर कहते हैं, सिंपल सी भाषा. ठीक है दोस्तों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. Draw a block diagram to illustrate the basic components of a computer system and explain the functions to the various units. अब इसमें बताया गया ब्लॉक डायग्राम बनाना है कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट, और जो मेमोरी होता है, सीपीयू, प्रोसेसर होता है, ये सब हमारे कंपोनेंट्स के अंदर ही आते हैं. एलिमेंट अलग होता है, ये कंपोनेंट्स अलग होता है, इतना ध्यान रखना. तो देखो, ये इनपुट यूनिट हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. रुकिए एक मिनट. ये जो इनपुट यूनिट यहाँ पर है, ये कीबोर्ड होता है हमारा इनपुट यूनिट. जब हम कीबोर्ड से कोई भी इनपुट डालते हैं तो हमारा वो पहले स्टोर किया जाता है मेमोरी में कि क्या किस टाइप का ये चीज़ है. ये डायग्राम दिख रहा होगा, सीपीयू लिखा हुआ है, और ये सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है. और जब इनपुट जो भी हम कीबोर्ड से डालते हैं वो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, जिसको जिधर जाना होता है वो कंट्रोल यूनिट जो है सीयू, ये उसको मैनेज करता है कि कौन सा इनपुट को किसके पास भेजना है. ये कंट्रोल यूनिट इसको समझता है. तो ये मेमोरी से जाएगा कंट्रोल यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट से मेमोरी में भी जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट है जो सबको कंट्रोल करता है कि जब इनपुट आए डेटा तो उसको किधर भेजना है और कब इसको प्रोसेस करना है. उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, जैसे कि अगर हमारा कोई कैलकुलेशन का डेटा होगा, जैसे 2+2 अगर हमने कीबोर्ड से टाइप किया है, इनपुट दिया है, तो वो हमारा जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, ALU के पास. उसके बाद वो उसको कैलकुलेट कर लेगा, फिर वो डेटा स्टोर हो जाएगा मेमोरी में. फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि उस डेटा को मेमोरी में भेजेगा, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने उसको प्रोसेस किया है, कैलकुलेट किया है. उसके बाद वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पहले तो कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा. उसके बाद कंट्रोल यूनिट बताएगा कि इसको कहाँ भेजना है, फिर वो मेमोरी में डालेगा पहले. फिर मेमोरी अब जाएगी सीधा आउटपुट यूनिट के पास, यानी मॉनिटर के पास. तब जाके हमें उसका 2+2 में 4 हमें नज़र आएगा. अब सीपीयू तो हमारा हो गया पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. अब फंक्शंस देखते हैं. इसके फंक्शंस होते हैं हमारे इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये जो हमारा जो भी है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू,
सेकेंडरी मेमोरी हो गया, CPU कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक, ये सारे हमारे इसके फंक्शन बताने पड़ेंगे हमें। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये इतना अगर आप कर लिए तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से इससे आगे और कोई सा चीज़ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इनपुट यूनिट, इट इज़ ए डिवाइस थ्रू विच वी एंटर द प्रोग्राम एंड डेटा इनटू द कंप्यूटर। द डेटा इज़ देन स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ये एक डिवाइस होता है थ्रू विच एंटर द प्रोग्राम, जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम को एंटर करते हैं या डेटा को एंटर करते हैं। जैसे हमने बताया अभी आपको कीबोर्ड में हम कुछ भी डेटा एंटर करेंगे तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। इट इज़ डिवाइस थ्रू विच वी एंटर द प्रोग्राम एंड डेटा इनटू द कंप्यूटर। द डेटा इज़ देन स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। जो भी हम डेटा डालेंगे, प्रोग्राम डालेंगे उसमें, तो उसके मदद से वो जो डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा। कीबोर्ड के अंदर भी हमारा मेमोरी होता है, ये आपको बता देते हैं। कीबोर्ड के अंदर भी एक टेम्पोररी मेमोरी होती है, उसके अंदर जो भी हम कीबोर्ड का जो भी डेटा दबाते हैं कीबोर्ड से, तो वो हमारा टेम्पोररी मेमोरी में स्टोर होती है। फिर वो जाके प्रोसेस करता है सीपीयू को जाके भेजता है वो। बस इतना डेफिनेशन कर लेना, ये इनपुट यूनिट का बहुत काफ़ी है। अब आगे चलते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU, सी से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। CPU 3 यूनिट से बना है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। एक तो मेमोरी है, सेकेंडरी प्राइमरी 2 मेमोरी होती हैं, और एक है कंट्रोल यूनिट और एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये, अब इसका डेफिनेशन देखो, इज़ डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स, नेमली कंट्रोल यूनिट, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट। अब देखो इसमें ये जो ALU बताया हमने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें 2 लॉजिक, एक तो लॉजिक होता है, एक अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक क्या करता है हमारा, ये देखो मैंने यहाँ बता भी रखा है। ये द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 यूनिट्स, नेमली द कंट्रोल यूनिट, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक में अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसका भी हमारा कॉन्सेप्ट आएगा। अभी देखो, तो ये डेफिनेशन कर लेना। अगर अभी समझा देता हूँ, अब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, 3 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। कंट्रोल यूनिट वो होता है जो सबको कंट्रोल करता है, ये तो बता दिया मैंने। उसके बाद अर्थमेटिक जो होता है, ये कुछ भी कैलकुलेटर की तरह काम करता है ये अर्थमेटिक। जैसे 2 + 2 = 4, ये उसी को हैंडल करेगा अर्थमेटिक। एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है कि ये इस डेटा को कौन से फॉर्म में डालना है, इसका कहाँ पे भेजना है, ये सब लॉजिक यूनिट करता है। जैसे 2 + 2 और = 4 होता है, तो इसका लॉजिक जो होगा वो सिर्फ जो = डालते हैं उसका लॉजिक हो गया। तो लॉजिक जो होता है, ये लॉजिक यूनिट कंट्रोल करती है उसको। एंड द मेमोरी यूनिट जो होता है उसमें स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। समझ गए होगे। अब चलते हैं आगे। ये देखो, मैं पहले बता दिया, कंट्रोल यूनिट, दिस यूनिट इज़ कंसिडर्ड टू बी द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। जिस प्रकार हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन से अटैच होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम, तो वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, तभी हमारा ब्रेन काम करता है, तभी हम देख पाते हैं और लिख पाते हैं, कुछ भी करते हैं। वैसे ही ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये पहले सिग्नल देगा CPU को, तब जाके ये काम करता है। इट कंट्रोल्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी होते हैं, मतलब 2 + 2 कैलकुलेशन, ये सब जो भी होता है, ये कंट्रोल यूनिट पहले उसको भेजता है CPU को। कंट्रोल यूनिट का मतलब समझ गए होंगे, जो कंट्रोल करता है सभी CPU के सभी कंपोनेंट्स को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे आ जाओ। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस।
ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करता है। कि जैसे जब कोई ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो उसका बनाने का तरीका पहले क्या होगा, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। मैंने आपको बताया जो लॉजिकल ऑपरेशन है, जो बनाने का तरीका है, जैसे सर्कल गोल होता है, तो गोल होता है वो लॉजिक होता है एक तरह से, उसको लॉजिक ही कहेंगे हम। कि गोल होना, फिर उसको गोल से टेढ़ा करना, उसके बाद ट्रायंगल बन जाएगा वो, तो उसको लॉजिकल कहते हैं। आप समझ रहे होंगे आप। कैलकुलेशन में अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल अलग होता है। मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए काम आता है, लॉजिकल लॉजिक लगाने के लिए काम आता है। अब देखो, दिस यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन द प्रोग्राम। अर्थमेटिक ALU, इसमें दो चीज़ आता है, ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिकल यूनिट, तो यूनिट है। अब मेमोरी यूनिट पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस यूनिट इज़ टू स्टोर द डेटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रोग्रामर। द कंप्यूटर रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी and they may be used for subsequent computations or sent to the output unit. The function of this unit is to store the data. मेमोरी यूनिट मैंने पहले ही आपको बताया कि ये कोई भी डेटा हम डालते हैं, इनपुट जो भी डालते हैं, तो वो इसको पहले स्टोर करता है, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को वो समझता है। फिर वो प्रोग्रामर जो जो हमारे द्वारा जो भी प्रोग्रामर, यहाँ प्रोग्रामर का मतलब है हम, जो भी हम टाइप करते हैं डेटा, तो द कंप्यूटर रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो जो भी हम टाइप करते हैं वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। एंड दे मे बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट कंप्यूटेशंस और सेंट टू द आउटपुट यूनिट, और उसके बाद वो आउटपुट यूनिट के पास, यानी मॉनिटर में भेजता है या प्रिंट आउट से निकलवाता है, जो भी हम टाइप करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आउटपुट डिवाइस का मतलब पता ही होगा, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और बहुत भी है इसमें। आउटपुट डिवाइस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPU एंड प्रेजेंट इट टू द यूज़र इन द डिजायर्ड फॉर्म। आउटपुट डिवाइस पहले तो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, कहाँ से, CPU से करता है। आउटपुट जो डिवाइस है, जैसे मॉनिटर है, तो पहले CPU से पता करेगा ना क्या चीज़ दिखाना है। एंड प्रेजेंट इट टू द यूज़र इन द डिजायर्ड फॉर्म, मतलब उसी जो मॉनिटर है पहले वो CPU से लेगा, उसके बाद अपने स्क्रीन पे दिखाएगा वो। ये कहने की कोशिश कर रहा है आउटपुट डिवाइस। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ डाटा। हाँ, ये है सबसे बढ़िया सवाल। व्हाट इज़ डाटा। डेटा इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। ये देखो, डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, इस पर ध्यान रखिएगा। डेटा इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल। डेटा का मतलब ये हुआ कि इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे बी है, बी हमने टाइप किया तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं ना, इसका कोई मीनिंग है, तो इसको हम कहेंगे डेटा। जैसे कि यहाँ इसमें बताया गया है, डेटा इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट होता है दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। उसका कोई भी मीनिंग होता नहीं है। डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है डेटा, क्योंकि उसमें डेटा का कोई मीनिंग है ही नहीं, तो उससे इंफॉर्मेशन हमें क्या पता चलेगा। समझ रहे हो। अब आगे देखो, इंफॉर्मेशन जब बताएंगे तो पता चल जाएगा। देखो, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरीज ए लॉजिकल मीनिंग। इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। अब देखो, इंफॉर्मेशन जो है, बिना डेटा के इंफॉर्मेशन हम कुछ दे ही नहीं सकते। समझ रहे होगे। जैसे AB डेटा है, तो AB की मदद से ही तो हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगा। तो वो इंफॉर्मेशन जो है टोटली डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। इंफॉर्मेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ डेटा, मतलब डेटा का ग्रुप ही होता है। जैसे मैंने AJAY अजय, ये डेटा का ग्रुप हो गया, तो इस ग्रुप को ही
ये लॉजिकल मीनिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये AJAY जो डेटा था वो पूरा लॉजिकल मीनिंग बन रहा है अजय, मतलब इसका कोई मतलब बन गया, अजय नाम है एक, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया, समझ गए। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे लिमिटेशंस का मतलब यह है कि कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता है और कितना कम कर सकता है, ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। इसके लिमिट है कि इतना ही ये कर सकता है, इससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, डिपेंडेंसी, एक्शंस एंड मोर, इन सब के अकॉर्डिंग उसके लिमिटेशंस हैं। हाउएवर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड लैक ऑफ कॉमन सेंस। सबसे पहला है कॉमन सेंस का ना होना। जिस प्रकार हमारे पास कॉमन सेंस है कि हम, जैसे अगर कोई चाइना के बॉर्डर पे, अगर हमारे हिंदुस्तानी अगर दूसरे चाइना के बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर के उस तरफ है हमारे हिंदुस्तानी, और हम इंसान हैं, तो हम तो पता लगा लेंगे कि उसके चाइना के बॉर्डर के दूसरी ओर हमारे लोग हैं, तो उस पर गोली हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमें पता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को यानी रोबोट को अगर फिट कर दें तो वो तो सिर्फ बॉर्डर के उधर जो भी रहेगा उसको गोली मार देगा डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कॉमन सेंस नहीं होता है उनका, नो आईक्यू, उनके पास आईक्यू भी नहीं होती है। जैसे हम कोई भी नई सिचुएशन, जैसे अचानक से अगर भूकंप आ जाए तो हम क्या करते हैं कि लेट जाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर या रोबोट होगा वो सोचेगा कोई हमला बोल दिया है, तो उसके पास आईक्यू है ही नहीं, तो वो तो यही सोचेगा ना, समझ गए होगे नो आईक्यू का मतलब। अब नो फीलिंग्स, उसमें फीलिंग्स भी नहीं होती हैं, भावनाएं नहीं होती हैं जो इंसान के अंदर होती हैं। जैसा कि अभी बताता हूँ जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का हो गया फीलिंग, तो ये कंप्यूटर या कोई रोबोट के अंदर ऐसा नहीं होता है, समझ गए होगे आप। अब नो थिंकिंग कैपेबिलिटी, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर्स या रोबोट्स में वो सोच नहीं पाएंगे उतना जिस तरह हम सोच सकते हैं। अगर कोई नई सिचुएशन आ गई तो हम उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है, लेकिन कंप्यूटर या रोबोट इसको नहीं सोचता है। वो जिस उसके अंदर जो भी प्रोग्राम फिट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा, वो आप समझ गए होगे। अब चलिए, नो डिसीजन मेकिंग, ये भी वही बात हो गई। वो कोई भी अगर नई सिचुएशन आ गया तो वो तो उतना डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसके अंदर जो फिट है वही करेगा वो तो। जैसे कि अगर अचानक से चाइना के बॉर्डर वाले अगर बोल दिए कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, आप रुक जाओ, तो हम तो रुक जाएंगे। हमारे पास डिसीजन मेकिंग, हमारे पास एबिलिटी है ह्यूमन बीइंग के पास, लेकिन कंप्यूटर या रोबोट के पास तो फिक्स है कि अगर कोई अगर हमला कर रहा है तो वो भी हमला कर देगा तुरंत, ठीक है। ये हो गया डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब नो लर्निंग पावर, उनमें लर्निंग पावर नहीं होती है। वैसे तो स्टोरेज तो बहुत होता है उनमें, हमसे ज़्यादा स्टोरेज करने की क्षमता, लेकिन वो लर्न नहीं करते हैं। जैसे कोई नई चीज़ अगर उनको लर्न करवाना है तो उसके लिए उनको फिट करना पड़ेगा पहले उसके अंदर जा कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ह्यूमन बीइंग लर्न कर लेता है कोई नई सिचुएशन में, समझ लेता है क्या करना है नहीं करना है, समझ रहे हो। अब आगे, यूज़र डिपेंडेंट होता है। कंप्यूटर जो भी होता है, रोबोट जो भी होता है, वो यूज़र पे ही डिपेंड करता है। जैसे यूज़र उसमें जो प्रोग्राम फिट किया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा वो, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो अपनी सोचन शक्ति के अनुसार काम करता है। उस पर कोई ये नहीं कि प्रोग्राम फिट कर दिया ह्यूमन बीइंग के अंदर, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग का मतलब समझ रहे होगे इंसान। नो इम्प्लीमेंटेशन पावर,
उनके पास कोई भी इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं होती है, मतलब खुद से सुधार करने की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती है। समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं। कैन नॉट एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड फॉर नॉलेजेबल ऑडियंस। अब ये जो भी सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, ये सारे पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है। ये नहीं कि आप छोटे शॉर्टकट में कर लोगे, नहीं, ये सारे करना है और इसको और भी लॉन्ग में आपको लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको ये शॉर्टकट में बताया है। ज़्यादा भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये आपको कम टाइम में इतना बढ़िया बता रहा हूँ। अब देखो, कैन नॉट एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड फॉर नॉलेजेबल ऑडियंस। वो आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनके पास जैसे जो फिट है वही काम करेगा कंप्यूटर, ये तो मैंने कई बार बता दिया आपको। लेकिन ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग के आइडिया सोच के वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत हो गया इस पर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखते हैं। There are a number of basic characteristics that computers of all shapes and sizes have in common। मतलब ये है, इसमें कई सारे करेक्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत कॉमन है। इसमें से 5 ऑफ दिस आर स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। मतलब स्पीड उसकी कैसी है, स्टोरेज कैपेसिटी कैसा है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है। विदाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ए कंप्यूटर वुड नॉट बी द सिस्टम दैट वी नो इट एज। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना कंप्यूटर में कोई भी बढ़िया चीज़ सिस्टम नहीं होगा। इसी के वजह से कंप्यूटर फेमस है, इसका कहने का मतलब ये है। तो आगे चलते हैं। अभी देखिए मैंने रेक्टेंगल शेप में लाइनिंग दे रखी है, ये एक्स्ट्रा मैंने डाल रखा है जो कि इजी पॉइंट है और शॉर्टकट में है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के अनुसार काम करती है। कंप्यूटर नेवर कमिट्स एरर इन प्रोसेसिंग, इट ऑक्योर इट्स यूज़र्स फॉल्ट इफ़ ऑक्योर इट्स यूज़र फॉल्ट। मतलब ये है, कंप्यूटर कभी भी एरर नहीं दिखाता है प्रोसेस करने में। अगर वो एरर बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का फॉल्ट नहीं है, वो उस इंसान का फॉल्ट है, उस यूज़र का फॉल्ट है जो उसको प्रोग्राम कर रहा है। समझ गए। अब आगे स्पीड। ए कंप्यूटर हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस सेवरल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस सेवरल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। स्पीड का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक ही टाइम पे कई सारे टास्क, काम या कोई भी चीज़ कर सकता है। सिंपल सा बात था। अब आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। स्टोरेज कैपेसिटी। ऑल कंप्यूटर्स हैव मेमोरी दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर vital information necessary for running programs and retrieving information. Additional storage capacity can be attached internally to the computer or externally through the use of an external hard drive। स्टोरेज कैपेसिटी इसमें हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव उसमें एक्सटर्नल मेमोरी डाल के। स्टोरेज की कैपेसिटी जो है इसमें फ़िक्स होती है, ये बता दें हम आपको। ऑल कंप्यूटर्स हैव मेमोरी दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर वाइटल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो इंफॉर्मेशन को रन करने के लिए काम आते हैं। उसके अंदर पहले से जो मेमोरी होती है उसको कंप्यूटर को रन करने के काम आता है। इसका मतलब ये हुआ। एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी अटैच। इसमें अलग से हम स्टोरेज अटैच कर सकते हैं। और एक्सटर्नली थ्रू द यूज़ ऑफ एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। हार्ड ड्राइव का मतलब भी वही मेमोरी ही हो गया। तब आगे चलते हैं। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा अपने आप। वंस ए प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट इन द
computer's memory. The individual control instruction can control program execution. ये थोड़ा मैंने यहाँ स्पेस कम था इसलिए ऊपर लिख दिया हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, एक बार अगर कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन डाल दिया जाए और इन द कंप्यूटर्स मेमोरी के अंदर जो भी हमने फिक्स कर दिया है कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही काम करेगा वो। इसमें हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ ऑटोमेशन का। तो ये इंग्लिश में है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, दीज टू कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली गो hand in hand. An effective computer is one that runs with a high rate of productivity. The efficiency is determined by how productivity a computer is. The best computers are able to run a number of different programs efficiently and without slowing down. प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी का मतलब यह हुआ कि ये प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके तुम्हें देगा, और एफिशिएंसी मतलब सही तरीके से, समझ रहे हो। अब देखो, दिस टू कैरेक्टर यूजुअली हैंड इन हैंड, चलो इसको छोड़ो। एन इफेक्टिव कंप्यूटर इज़ वन दैट रन्स विद ए हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब ये हुआ कि एक इफेक्टिव कंप्यूटर वही होगा जो जिसके प्रोडक्टिविटी मतलब ये प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, हाई रेट मतलब ऑफ प्रोडक्टिविटी। The efficiency is determined by how productive a computer is. The best computers are able to run a number of different programs efficiently and without slowing down. मतलब ये हुआ कि बिना हैंग हुए, बिना स्लो हुए, अगर वो प्रोडक्ट बना के दे रही है आपको कंप्यूटर, मतलब स्पीड में दे रही है, कोई भी टास्क हम कर रहे हैं तो जल्दी से करके दे रहा है, उसी को हम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इसका फीचर्स हो जाएगा, फीचर कहते हैं इसको। तो आगे चलते हैं। ये रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट्स, ये जो रेक्टेंगल में मैंने बना रखा है इसमें ध्यान रखिए। रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट्स, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस एक्टिविटीज़ रिड्यूस द रिक्वायरमेंट्स। मतलब स्पेस जब से हम कंप्यूटर आया है तो जो ऑफिस है हमारा, कोई भी ऑफिस हो या स्कूल ऑफिस हो, कहीं भी कंप्यूटर का काम आता है, हॉस्पिटल हो, इन सब जगह पे काम आता है हमारा कंप्यूटर। तो उसमें ऑफिस यूज़ जैसे किताबें, ये सब रजिस्टर, ये सब होता था ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता था वो ऑफिस में। लेकिन जब कंप्यूटर आ गए तो कंप्यूटर के अंदर ही सारा चीज़, एक्टिविटीज़, उसमें डॉक्यूमेंट्स, सारे रिक्वायरमेंट्स उसके उसी के अंदर आ गई है। ओके, अब आगे चलते हैं। Versatility, a computer is a very versatility machine. This machine can be used to solve the problems relating to various different fields at one instant. It may be solving a complex scientific problem. मतलब ये हुआ वर्सेटिलिटी के मतलब हुआ कि ये एक जगह स्थिर नहीं है, मतलब ये डायनामिक, वर्सेटिलिटी को डायनामिक बोल सकते हो, यानी कि ये इर्द गिर्द काम करता रहता है। मतलब इसको हम एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे उपयोग कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी का मतलब इसका ये हुआ, ठीक है। ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी वर्सेटाइल मशीन। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। देखो, वेरियस डिफरेंट फील्ड्स का मतलब कई फील्ड में ये काम कर सकता है और आसानी से सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स को। एट वन इंस्टेंट इट मे बी सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम, और ये तुरंत साइंटिफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है कंप्यूटर। अब आगे चलते हैं। रिड्यूसेस कॉस्ट, ये कंप्यूटर है, ये कॉस्ट यानी पैसे कम कर दिया है, कॉस्ट को कम कर देती है, क्योंकि छोटे से कंप्यूटर के अंदर ही हमारा सारा चीज़ आ जाता है, तो हमें कम कॉस्ट में सारा चीज़ कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद कर लेते हैं आजकल। तो देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग कंप्यूटर इज़ हाई बट नाउ इट्स रिड्यूस कॉस्ट। हालांकि
कंप्यूटर का इंस्टॉलिंग जो हो रहा है अभी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुतों के पास अभी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये कंप्यूटर ही कहलाएंगे। तो जो कि कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। कोई भी काम करते हैं तो उसका कॉस्ट हमें उतना नहीं देना पड़ता है, हम खुद से अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, अलग से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको कहते हैं रिड्यूस कॉस्ट। समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। डिलीजेंस। एक कंप्यूटर कैन ऑपरेट 24 आवर्स। डिलीजेंस का मतलब क्या हुआ पता है आपको? मतलब लगातार। डिलीजेंस का मतलब लगातार काम करता जा रहा है, रुक नहीं रहा है वो। A computer can operate 24 hours continuously without taking any rest. It will perform the 100th million instruction with the same accuracy as the first instruction. इसका मतलब ये हुआ, एक कंप्यूटर ऑपरेट करता है 2400 घंटे कंटिन्यूस, लगातार बिना कोई रेस्ट किए। इट परफॉर्म द 100th million इंस्ट्रक्शंस, मतलब 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो भी उसके कमांड होंगे वो परफॉर्म करता है, और वो भी सेम टाइम पे और एक्यूरेसी के साथ। मतलब उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, तुरंत काम करके दे देगा। डिलीजेंस का मतलब ये होता है। डिलीजेंस का मेन मतलब होता है लगातार काम करते रहना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी देखो, कंप्यूटर्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। ये मैंने अपने से लिखा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 7th, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ये जो आता है ये इसके अंदर आता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के अंदर। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है एक तरह से। ये जो क्वेश्चन है मैंने, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर एक डेटा रिप्रेजेंटेशन के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डिफरेंस बताना है हमें। तो एनालॉग आपको पता होगा सिग्नल की तरह होता है हमारा। अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे, ये डिफरेंस पहले ही बता दिया मैंने। इट एक्सेप्ट्स डेटा इन कंटिन्यूस फ्रॉम एयर वाटर डिस्टेंस। ये जैसे पानी में या हवा में जो भी चीज़ हमारा डेटा होता है, मतलब जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी हमारा सिग्नल होता है ना इसका, एयर में जो कितना प्रेशर बन रहा है, वाटर में कितना प्रेशर बन रहा है, उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये सब मेज़रमेंट जो होता है ये एनालॉग में आता है। एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं। मेजर्स एंड आंसर हाउ मच। ये हाउ मच में आंसर देता है, मेजर करके, मतलब उसको नाप तोल के ये हाउ मच में आंसर देता है, मतलब कितना। इट रिप्रेजेंट्स डेटा एज फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हुआ कि हवा में कितना दबाव बन रहा है, तो फिजिकली हो रहा है ना वो सब चीज़ें, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रिप्रेजेंट करता है। परफॉर्म कैलकुलेशन एज फिजिकल एनालॉगिस। ये कैलकुलेशन भी करता है तो फिजिकल के एनालॉग ही करता है। अब स्पीड इज़ हाई। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज़ हाई, इस पर ध्यान रखना। एनालॉग कंप्यूटर का स्पीड हाई होती है, समझ गए, और इसकी एक्यूरेसी लेकिन कम होती है, लेस एक्यूरेटी होती है। मतलब थोड़ा सा कम एक्यूरेसी, मतलब सही से नहीं बता पाता है ये जो भी चीज़ इसका आंसर आता है। अब स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कभी कभी यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक पर्पज़ मतलब कभी कभी किसी मेन काम के लिए किया जाता है इसको यूज़। अब आगे चलते हैं डिजिटल पे। एक्सेप्ट्स डेटा इन डिस्क्रीट फ्रॉम एज, प्राइसेस, इनकम्स एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें जो हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, डिजिटल के अकॉर्डिंग ये काम करती है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे एज हो गया 12, 13, 20, 18, प्राइस हो गया 20 रुपये, ये सब नंबर के अकॉर्डिंग होता है डिजिटल कंप्यूटर में, इतना ध्यान रखिएगा। काउंट्स एंड आंसर हाउ मैनी। वो उसमें क्या था हमारा हाउ मच, और इसमें है हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितने, जैसे 4, 5, 6 ऐसे। और हाउ मच मतलब कितना, 1 से लेके
10 के रेंज में, इसका सिग्नल के रेंज में होता है ये हाउ मच, समझ गए होगे आप। अब रिप्रेजेंट्स डेटा एज नंबर्स, नंबर के अकॉर्डिंग डेटा रिप्रेजेंट होता है। नंबर मतलब 2, 3, 3.5 ऐसे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। अब आगे, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एज नंबर्स एंड ऑपरेट्स ऑन देम मैथमेटिकली। अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड पे कर सकते हो। तो देखिए, परफॉर्म कैलकुलेशंस एज नंबर्स एंड ऑपरेट्स ऑन देम मैथमेटिकली। जो भी कैलकुलेशन इसमें होती है वो नंबर के अकॉर्डिंग होती है, मैथमेटिकली होती है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया। तो देखिए, 2 + 2 = 4 होता है। तो ये 2 और 4 कुछ भी हम कर रहे हैं तो ये नंबर ही है, तो नंबर के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करती है। अब आगे, स्पीड इज़ लेस, ये ध्यान रखिएगा इसमें। स्पीड इज़ लेस का मतलब स्पीड इसकी कम होती है। इसकी स्पीड बहुत जल्दी में स्पीड बहुत जल्दी बता देता है कि इसका ये होगा आंसर। ये कौन? एनालॉग। एनालॉग जो होता है स्पीड बहुत जल्दी बता देगा, लेकिन ये डिजिटल में स्पीड कम बताएगा, क्योंकि डिजिटल में पहले कन्वर्ट करेगा इसको, तब जाके बताएगा। ये समझ रहे हो आप? पहले ये डिजिटल में कन्वर्ट करेगा ना, तब जाके बताएगा। तो इसके लिए इसकी स्पीड कम हो गई। और हाई एक्यूरेट मतलब, लेकिन ये टाइम लेगा, लेकिन एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब बिल्कुल पॉइंट में भी होगा कुछ तो वो बता देगा। 2.3 इसका एक्यूरेट रेट है, ऐसे बता सकता है ये। और ये जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये होता है साइंटिफिक के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये। और ये जो एनालॉग होता है ये सब हॉस्पिटल में कभी काम आते हैं, किसी किसी जगहों पे काम आते हैं ये सब चीज़ एनालॉग। और डिजिटल जो होता है हम अपने लैपटॉप इन सब में भी काम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग विद। अब देखिए, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसको कर लिए तो समझ लीजिए आप 12-15 नंबर का काम कर लिए। देखो, इसमें आपका क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, ऐसा भी आ सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू पर्पज़, या फिर अकॉर्डिंग टू यूज़, या फिर अकॉर्डिंग टू साइज, कॉस्ट, स्पीड, या फिर अकॉर्डिंग टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें मैंने एक ही साथ में इसमें सारा डाल दिया ताकि अलग अलग लिखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही में हम कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग विद, ये सारे ऑप्शंस होंगे उसमें। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने पहले ही ये बता दिया ऊपर से, लेकिन अब फिर भी बता देते हैं। चलो, डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमारे 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, जो हमने पहले बताया ऊपर आपको। तो चलो बताते हैं, इसी को अभी बता देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है इनपुट लेता है, नंबर हो गया जैसे 1 2, लेटर हो गया ABCD, स्पेशल कैरेक्टर @ हो गया, डॉलर हो गया, ये सब जो होता है इनपुट लेता है। ये स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, एंड इट गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। और जो भी आउटपुट देगा वो नंबर के फॉर्म में देगा, जैसे 2.3, 4.7, 420, 88 ऐसे नंबर में देगा। लेटर में देगा आउटपुट, यानी ABCD, यानी अजय दे दिया, या स्पेशल कैरेक्टर @ ऐसे। सच कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोसेस डेटा इन ए डिजिटल वैल्यू, और ये डिजिटल वैल्यू में ही प्रोसेस करता है, जैसे 0 और 1 के वैल्यू में। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन देखिए इम्पोर्टेंट है। सच कंप्यूटर ऑलवेज प्रोसेस डेटा इनटू ए डिजिटल वैल्यू 0 एंड 1। और ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है ताकि टीचर समझ जाए कि बच्चे को आता है। समझ रहे होगा आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड इज़ लो, इसमें देखिए बताया इसका स्पीड स्लो होता है, क्योंकि डिजिटल में पहले कन्वर्ट करेगा 0 1 के फॉर्म में, तब जाके ये होगा ये, इसलिए इसकी स्पीड स्लो है, लेकिन एक्यूरेट बिल्कुल बताएगा। अब एनालॉग कंप्यूटर पे आ जाए। एनालॉग कंप्यूटर्स डू नॉट ऑपरेट ऑन डिजिटल डेटा,
ये डिजिटल डेटा नहीं बताता, ये सिग्नल के फॉर्म में बताता है। अब देखिए, इंस्टेड दे ऑपरेट ऑन डेटा प्रेजेंटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली वेरिएबल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रेवोल्यूशन। मतलब जो भी कंटिन्यूस आता रहता है, जैसे टेम्परेचर जो है हवा का वो कंटिन्यूस कम ज़्यादा होते रहता है, और प्रेशर प्रेशर हो गया वाटर का या हवा का कुछ भी, वो भी कंटिन्यूस होता रहता है, कम कभी ज़्यादा। ये सब चीज़ें जो होती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल के फॉर्म में ये बताती है, ये सिग्नल का साइन है, इसको भी रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। इट्स स्पीड इज़ हाई, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है, क्योंकि इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्ट सिग्नल के फॉर्म में बता देगी आपको कहाँ पे कम सिग्नल है, कहाँ पे ज़्यादा है, कौन किसकी मात्रा सिग्नल ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर का कितना सिग्नल होगा, ये सब बताता है ये कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड कंप्यूटर, आप सोच रहे हो अलग अलग भाषा है, लेकिन हाइब्रिड जो है बिल्कुल सिंपल भाषा में दोनों, ये जो हमारा डिजिटल और एनालॉग है इन दोनों को मिला के ही हाइब्रिड बना है। अब देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन द फीचर्स कैपेबिलिटीज़ ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कंबाइन करके ही बना है ये हाइब्रिड कंप्यूटर, ये बता रहा है। दे आर सुटेबल वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग इज़ नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा कलेक्टेड इन द एनालॉग फॉर्म। सुटेबल वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग इज़ नेसेसरी इन रिस्पेक्ट, जहाँ पर हमें डिजिटल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है डेटा कलेक्ट करने के लिए, वहाँ पर हम डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और जहाँ पर हमें एनालॉग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम एनालॉग मतलब सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम सिग्नल में यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर को। और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, और ये हमारे स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर के तौर पे काम करती है, मतलब कहीं किसी किसी जगह पर ये काम होता है, जैसे हॉस्पिटल में होता है ज़्यादातर ये सब काम। ये आईसीयू हो गया, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, अब आगे चलते हैं। मीजर से पेशेंट्स हार्ट फंक्शन, टेम्परेचर, ये जो होता है आईसीयू में जो भी मेजर करते हैं पेशेंट का हार्ट जो आता है, उसका टेम्परेचर, उसका सिग्नल जो भी हो, ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर हम कर सकते हैं, ये बताया गया है। बस इसको इतना कर लीजिए, बस हो गया ये। अब पर्पज़ के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ हमने जो पढ़ा था क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का, ए हमारा जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन, बी हमारा पर्पज़ है, तो पर्पज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं अब आगे। अकॉर्डिंग टू पर्पज़ कंप्यूटर्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप के हमारा पर्पज़ हो सकते हैं। पर्पज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स दो टाइप के होते हैं कंप्यूटर, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर। एक जनरल यूज़ के लिए होता है और स्पेसिफिक यूज़ के लिए होता है। इस पे जनरल में हम कहीं भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो गया, ये सब चीज़ें। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर आर द कंप्यूटर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल जनरल नीड्स ऑफ ऑल एनवायरनमेंट्स एंड यूजर्स। These computers can be used for various applications ranging from scientific as well as business purpose applications. Such computers are versatile. They are generally lack in speed and efficiency. इसका मतलब ये है कि इस कंप्यूटर को हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग जनरल लोग इसको यूज़ करते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है स्लो होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड स्लो होती है। अब आगे चलते हैं। स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर्स, दिस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल अलग ही प्रॉब्लम है, मतलब साइंटिस्ट के लिए ये काम आता है। हैंडल ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक टास्क। दिस कंप्यूटर्स आर नॉट वर्सेटाइल, ये वर्सेटाइल नहीं होते हैं, मतलब ये अलग अलग काम पे नहीं काम करते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में नहीं काम कर सकते हैं, ये सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करते हैं जिसके लिए कंप्यूटर बनाया गया है।
समझ दिख रहा है, ये स्पेसिफिक पर्पज़ का काम यही है, मतलब ये साइंटिफिक के लिए ही काम आएगा। सिंगल specific task, these computers are not versatile. However, being designed for specific tasks, they can provide the result very quickly and efficiently. इसका मतलब देख लीजिए, इसमें क्या है, हमारा स्लो होता है, जैसे लैपटॉप हमारा थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये जो होती है साइंटिफिक का काम होता है, इसमें बहुत ही मिलियंस ऑफ फ्रैक्शन सेकंड्स के अंदर ये काम कर जाता है इसका। और ये हमारे एयरलाइन, सैटेलाइट, मेडिकल, वेदर फोरकास्टिंग के काम आता है। मतलब जो भी हमारा वेदर रिपोर्ट होता है, मौसम विभाग, ये सब इसी के अंदर आते हैं। एयरप्लेन में जो भी हमारा सैटेलाइट, जो भी काम, मतलब अर्थ के ऊपर हमारा सैटेलाइट जो है वो भी इसी के अंदर आता है, इसी कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। इसी कंप्यूटर से इसको मैनेज किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। अब आगे चलते हैं। अब यूज़ के अकॉर्डिंग, मतलब उसको यूज़ करने के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यूज़ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स हम कर सकते हैं, एक साइंटिफिक कंप्यूटर्स और एक बिजनेस कंप्यूटर। यूज़ के अकॉर्डिंग तो एक साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर, जिसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक बिजनेस कंप्यूटर में हम भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब साइंटिफिक में देखो हमारे आता है इन मेडिकल, एयरलाइंस, मेडिकल में हो सकता है, एयरलाइंस में हो सकता है, रेलवेज में होता है, वेदर रिपोर्ट में हो सकता है, सैटेलाइट में हो सकता है। मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट जो भी है, साइंटिफिक कंप्यूटर्स मैंने पहले भी बता दिया आपको, साइंटिफिक कंप्यूटर्स, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसमें क्या कहते हैं, पर्पज़ के अकॉर्डिंग जनरल पर्पज़ और स्पेसिफिक पर्पज़। इसमें जनरल और स्पेसिफिक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें यूज़ के अकॉर्डिंग में साइंटिफिक और बिजनेस है, इसको ध्यान रखिएगा, ये नोट करने लायक है, ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटर में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मेडिकल में हो गया, एयरलाइंस में हो गया, रेलवे में हो गया, वेदर रिपोर्ट यानी मौसम विभाग में हो गया, सैटेलाइट जो हमारा अर्थ के ऊपर है सैटेलाइट, उसमें ये सब काम आता है साइंटिफिक कंप्यूटर्स। फास्ट इंटरनल प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन आउटपुट डिवाइस जो होती है इसकी स्लो होती है। इनपुट या आउटपुट डिवाइस स्लो होती है, इसको ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत ही काम की है। साइंटिफिक कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस थोड़ी कम काम करती है, लेकिन इसका जो है इंटरनल स्पीड जो है, मतलब कैलकुलेशन इसकी स्पीड जो है बहुत ही फास्ट होती है। अब बिजनेस कंप्यूटर पे आ जाते हैं। इन मार्केटिंग, बैंक्स, एटीएम, ऑफिस, ई कॉमर्स, बिजनेस कंप्यूटर जो है मार्केटिंग में काम आता है, बैंक में काम आता है, एटीएम, ऑफिस में काम आता है, ई कॉमर्स में काम आता है, स्कूल में काम आता है, ऑफिस कोई सा भी हो गया, हॉस्पिटल में भी काम आता है, ये सब कई जगह पे काम आता है बिजनेस कंप्यूटर्स। रिलेटिवली स्लो इन प्रोसेसिंग, इसका प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया। अब आगे फास्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो फास्ट होती है, जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे तुरंत टाइप हो जाएगा, इसकी फास्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। अब आगे सुटेबल फॉर जॉब्स इन्वॉल्विंग लार्ज इनपुट आउटपुट एंड फ्यू सिंपल कैलकुलेशन, ये हमारे जॉब के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। मतलब हम किसी भी जॉब करते हैं तो वहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी काम में आ सकता है। अब डी पॉइंट आ गया, साइज, कॉस्ट एंड स्पीड के अकॉर्डिंग। साइज, कॉस्ट और स्पीड के अकॉर्डिंग हमारा जो कंप्यूटर होता है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कंप्यूटर्स में भी क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 तरीके से होते हैं हमारे कंप्यूटर, साइज़ के अकॉर्डिंग हो गया, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। साइज़ से आप ध्यान रखिएगा, इतना 3 ऑप्शन है इसमें, साइज़ या स्पीड के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिएगा। अब माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले, माइक्रो सबसे छोटा, जो हमारे पास लैपटॉप है ना, ये माइक्रो के अंदर ही आता है। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल एंड लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, मतलब एक सिंगल चिप के अंदर होता है हमारा प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर्स, तभी तो इसको माइक्रो कंप्यूटर बोला गया है। द माइक्रो कंप्यूटर इज जनरली द स्मॉलेस्ट ऑफ द कंप्यूटर फैमिली, कंप्यूटर फैमिली के अंदर सबसे छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, अब 3 कैटेगरी में बांटा गया है।
डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप और नोटबुक कहते हैं इसको, और पाल्म टॉप कंप्यूटर। अब पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप तो आपको अभी पता ही होगा, कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, या आपके पास भी होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। दिस कंप्यूटर आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ डेस्क, सो दे आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। मतलब डेस्क के ऊपर जो कंप्यूटर रखा रहता है उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हम उसको अपने गोद में हाथ में लेके नहीं रख सकते, उसको डेस्क के ऊपर रखना पड़ता है और हम उस कंप्यूटर को चला सकते हैं, तो उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। अब डेस्क का मतलब भी नहीं समझ रहे हो, टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, समझ गए। अब आगे चलते हैं। लैपटॉप और नोटबुक। लैपटॉप तो सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस कंप्यूटर्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी प्लेस्ड ऑन योर लैप। लैप मतलब गोद, ध्यान रखिएगा थोड़ा इंग्लिश। प्लेस्ड ऑन योर लैप, ये कंप्यूटर जो होते हैं जिसे हम अपने गोद में रख सकते हैं। दे पोर्टेबल कंप्यूटर, ये हमारे पोर्टेबल मतलब इधर से उधर ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड कैन बी ईजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर हम इसको कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। सिंपल सा है लैपटॉप और नोटबुक। अब आगे चलते हैं। पाल्म टॉप कंप्यूटर्स। सिंस दीज कंप्यूटर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन योर पाल्म, पाल्म का मतलब होता है हमारी हथेली, पाल्म टॉप मतलब हमारे हथेली के टॉप पे। पाल्म टॉप कंप्यूटर्स हमारे हाथ में जो आ जाए, हमारे हथेली पे जो आ जाए, दिस आर कॉल्ड पाल्म टॉप कंप्यूटर्स। दिस कंप्यूटर्स आर स्लाइटली बिगर दैन द कॉमन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपने देखा होगा कईयों के ऑफिस में, उस कैलकुलेटर से बड़ा होता है ये पाल्म टॉप कंप्यूटर, थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा नहीं। दिस कंप्यूटर्स हैव कैपेबिलिटीज़ ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स। इसके अंदर ये भी एबिलिटी होती है, इसके अंदर ये भी गुण है कि ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, ऑनलाइन कॉल लिस्ट ले सकता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है इसमें, मैसेज भी कर सकते हैं, इमेज कैप्चरिंग, इमेज को कैप्चर मतलब फ़ोटो खींच सकते हैं इसमें, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन भी होता है, ब्लूटूथ समझ ही रहे होंगे, वीडियो भी इसमें बना सकते हैं। कई सारे इसमें फीचर जो मोबाइल में होता है वो सब इसमें हो सकता है, समझ गए होगे आप। अब आगे चलते हैं। अब मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर होता है जो लैपटॉप, डेस्कटॉप इनसे थोड़ा पुराने ज़माने का होता है, लेकिन इनसे थोड़ा पावरफुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि इससे स्लो होगा, पावरफुल होगा, मतलब और भी स्पीड इसकी हाई होगी। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, रिसर्च करने के लिए यूज़ होता है, कॉलेजेस में यूज़ हो सकते हैं। तो ये मिनी कंप्यूटर जनरली हैव ग्रेटर साइज़, थोड़ा उससे जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर था उससे थोड़ा ग्रेटर साइज़ में होता है। मोर मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसमें मेन मेमोरी जो होता है रैम और सेकेंडरी मेमोरी रोम हो गया, तो ये ज़्यादा होता है इसमें जो पिछले हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स थे उनके अकॉर्डिंग। एंड पावरफुल प्रोसेसर भी इसका पावरफुल होता है देन ए माइक्रो कंप्यूटर। ये देखो माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होता है, बट लेस देन मेन फ्रेम। माइक्रो कंप्यूटर के बाद होता है हमारा मेन फ्रेम, देखो तीसरा पॉइंट मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है इसमें मिनी कंप्यूटर्स में, ठीक है। मिनी कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स फॉर सेवरल पीपल सिमल्टेनियसली इन ए स्मॉल टू मीडियम साइज़। मतलब सेवरल पीपल मतलब बहुत से आदमी एक सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ, कई आदमी एक साथ इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर पे। स्मॉल टू मीडियम साइज़ बिजनेस इन्वायरमेंट, छोटे से बड़े बिजनेस सेक्टर में जो भी काम होता है इस पे मिनी कंप्यूटर पे हो सकता है। दिस आर यूज इन इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में काम आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। अब आगे चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये हमारे बैंक में फ़्लाइट टिकट हो गया, रेलवेज, इंश्योरेंस में ये काम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली उसमें काम आता है जहाँ पर बहुत लोगों का एक साथ एक ही काम को करने में लगे रहते हैं, उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा काम आता है, ताकि इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारे
CPU की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्पीड होना चाहिए इसकी। दिस कंप्यूटर हैव ग्रेटर साइज, वेरी कॉस्टली, मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर स्पीड एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसमें इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है, इसकी स्टोरेज भी हाई होता है, कैपेसिटी हाई होती है, कॉस्टली भी ज़्यादा होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। ठीक। दिस कंप्यूटर्स कंटेन मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो होते हैं इसके अंदर, इसमें मल्टीपल होते हैं। मतलब अगर जैसे हमारा लैपटॉप में एक होता था, तो मिनी ये जो हमारा है मिनी कंप्यूटर, इसमें 2-3 होंगे, लेकिन मेन फ्रेम में 5, 7, 10, 15 होंगे। ऐसा ही दिस कंप्यूटर्स आर जनरली यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम थ्रू नेटवर्क के ज़रिए एक ही समय पर कई सारे काम इस पर काम किए जा सकते हैं। जैसे फ्लाइट टिकट बुकिंग में हम काम करते हैं, बैंक में हो गया, एक ही चीज़ को काम करते रहते हैं कई लोग, तो उसमें ये काम आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर, वेदर, पेट्रोलियम, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, इन सब में काम आता है ये सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम विभाग में ज़्यादा काम आता है सुपर कंप्यूटर, इतना ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम में आता है काम, केमिकल रिएक्शन के लिए काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बनाते हैं सुपर कंप्यूटर की मदद से बनाया जाता है, और डिज़ाइन जो किया जाता है वो भी सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक की जो डिज़ाइन होती है ना, वो भी सुपर कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट, कॉस्टिएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इसकी डेफिनेशन देखो, सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट, बहुत ही तेज, कॉस्टलीस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दाम है इसका, एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, और इसकी जो पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है टुडे, आज के ज़माने में। दिस कंप्यूटर्स कंटेन मल्टीपल प्रोसेसर इसमें इतने सारे हैं, 5000, 4000, 100, 200, 300, 500 ऐसे प्रोसेसर होंगे इसमें, सोच लो, जो कि हमारे लैपटॉप में एक प्रोसेसर होता है। और सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर देख लीजिए कितना है। दैट वर्क टुगेदर टू सॉल्व ए सिंगल प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम को करने के लिए इतने सारे प्रोसेसर हैं, और वो भी एक ही टाइम पे। दिस वे ए प्रॉब्लम इज सॉल्व इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, मतलब बिल्कुल पॉइंट में भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 0.021 इतने सेकंड के अंदर ये सॉल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को। दिस वे ए प्रॉब्लम इज सॉल्व इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर इज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिगर देन ए पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन देखिए, अभी जो भी हमने कंप्यूटर, लैपटॉप देखा, डेस्कटॉप देखा, ये सब की साइज़ छोटी थी, और मिनी कंप्यूटर जाएंगे तो इसकी बड़ी हो जाएगी, मेन फ्रेम में जाएंगे तो और बड़ी होगी, सुपर में जाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी साइज़, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे जाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी। नहीं, जनरेशन तो अलग बात होगी, ये सुपर कंप्यूटर हमारा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे थे हम। द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिगर देन ए पर्सनल कंप्यूटर। ओके, ए सुपर कंप्यूटर हैज़ द हाइएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एट ए गिवन टाइम फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग का जो भी प्रॉब्लम होता है, साइंटिफिक का जो भी प्रॉब्लम होता है, उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए काम आता है सुपर कंप्यूटर। ओके, अब चलें आगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा। हाँ देखो, यहाँ पे हमारा सी हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग था, डी हमारा साइज, कॉस्ट एंड स्पीड के। अब ये ई है, ई पॉइंट हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ई पॉइंट जो है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसी को हम पढ़ेंगे, कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें 5 जनरेशन्स होती हैं। अब जनरेशन के अकॉर्डिंग इसमें बता दें हम आपको, बड़े साइज़ से छोटा होता जाता है। फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हो, साइज इनकी बड़ी होगी, ये ध्यान रखिएगा।
जनरेशन कंप्यूटर्स अगर टॉपिक हो तो उसमें ध्यान रखना कि फर्स्ट जनरेशन जो होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी, लेकिन हमारा जो ये है यूज़ के स्पीड के अकॉर्डिंग जो है पाल्म टॉप कंप्यूटर ये सब छोटे हैं, छोटे से बड़ा होता है। मेन फ्रेम बड़ा हो गया, सुपर कंप्यूटर उससे भी बड़ा हो गया। अब जनरल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हमारा जो है बड़े से छोटा हो जाएगा, बड़े कंप्यूटर से छोटा होता जाएगा, समझ रहे। फर्स्ट जनरेशन मतलब जनरेशन का मतलब ही ये हो कि पुराने जनरेशन का था, मतलब 1999 या मान लो 1850 में जो था हमारा, 1989 में जो कंप्यूटर बना होगा उतना पुराना, वो फर्स्ट जनरेशन का मान लो। तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्टेड विद यूजिंग एरेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो कि बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़े साइज में, एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता है उसको मेमोरी के कंपोनेंट्स के लिए, सर्किट के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, सीपीयू के लिए यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब को। तो दिस ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड प्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ हीट हार्डवेयर फेलर्स। दिस ट्यूब, अब ये जो हमारा था वैक्यूम ट्यूब, ये बहुत ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह था। मतलब जब हमारा बल्ब जलता है तो गर्म हो जाता है ना, उसी प्रकार ये वैक्यूम ट्यूब था, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और इसका हार्डवेयर जो फेल हो जाते थे, हार्डवेयर फेलर्स। दिस वर वेरी एक्सपेंसिव एंड हैड वेट इन टन्स एंड वेरी लार्ज साइज। अब देखिए टन में उसका इसकी वेट था, वज़न था, टन समझ लीजिए। दिस कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत ही ज़्यादा खर्चीला भी था। एंड हैड वेट इन टन्स एंड वेरी लार्ज साइज, बहुत ही बड़ी साइज़ का था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस फर्स्ट जनरेशन में आपको ये ध्यान रखना है वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। उसके बाद हमारा सेकंड जनरेशन आया, इसके अंदर हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ट्रांजिस्टर ध्यान रखिएगा। द सेकंड जनरेशन मशीन्स विच फर्स्ट अपीयर्ड इन 1959। अब देखिए 1959 में ये सेकंड जनरेशन आया था, जो इसमें ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम की जगह हमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि वर चीपर, बहुत ही सस्ता था, उससे कंज्यूम लेस पावर, उससे कम पावर इसमें कंज्यूम करता था, और मोर कॉम्पैक्ट इन साइज़ भी इसकी कम होती थी। मोर रिलायबल एंड फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती थी ये। इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मैग्नेटिक कोर यूज़ होने लगा, मतलब मैग्नेटिक चीज़ मटेरियल जो होती है वो यूज़ किया जाने लगा, किसमें, मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करने लगा, जो कि मैग्नेटिक टेप नाम एक मेमोरी है मैग्नेटिक टेप का, तो वो यूज़ होने लगा। एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होने लगा था सेकंड जनरेशन में, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। थर्ड जनरेशन, इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी का यूज़ करने लगा, मतलब आईसी एक सिंगल सा चिप, छोटा सा चिप, आपने देखा होगा कभी मोबाइल के अंदर, कोई टूटा फूटा मोबाइल होगा उसके अंदर चिप लगा होता है छोटा सा, उसी चिप के अंदर ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर यूज़ होने लगे, और उस सिंगल चिप के अंदर ये देखिए, इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ए सिंगल आईसी हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स along with the associated circuitry. This development made computers smaller in size. इस आईसी के वजह से ही कंप्यूटर की साइज़ छोटी हो गई है, समझ रहे होगे आप। एक्चुअली सर्किटरी, दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट। बहुत ही आसान बना दिया गया और बहुत ही छोटा बना दिया गया है इसके मदद से, आईसी की मदद से। दे कंटेन मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क एंड मैग्नेटिक कोर मेमोरी।
इसके अंदर भी हमारा जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया है। मतलब इसमें बस आपको ये बताना है कि लास्ट में कि इसमें हमारा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया गया है मेमोरी में हमारा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया गया है, बस और कुछ नहीं। और उसका नाम है मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब आगे फोर्थ जनरेशन है हमारा अभी, ठीक है, अभी जो चल रही है हमारे पास जो लैपटॉप है ना, उसी को कहते हैं फोर्थ जनरेशन। समझ रहे होगे आप, बड़े से छोटा होता जा रहा है। आईसी विच हैव द एंटायर कंप्यूटर सर्किटरी ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा, तभी तो हमारा छोटा हो गया हमारा लैपटॉप, नहीं तो इतना घर से भी बड़ा साइज़ का था जो फर्स्ट जनरेशन का था। तो आईसी के अंदर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा, मतलब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेड इट पॉसिबल टू प्लेस कंप्लीट सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप के अंदर ही पूरा सीपीयू आ गया। सोच लो, फर्स्ट जनरेशन में था इतना बड़ा रूम में होता था वो प्रोसेसर, अब देखो एक सिंगल से चिप में आ गया हमारा प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब फोर्थ जनरेशन में हमारा VLSI का यूज़ नहीं है, इसमें अल्ट्रा लार्ज तो हमारा इसमें फ्यूचर में है। ये देखिए फोर्थ जनरेशन में हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है सिर्फ। फोर्थ जनरेशन में हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट करो। वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। बाप रे बाप, ये देखिए 5000 ट्रांजिस्टर्स होते हैं उस सिंगल से चिप में। सोच लीजिए चिप की आकार कितनी छोटी है, उसी के अंदर ही हमारा ये प्रोसेसर फिट हो गया। ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड सर्किट्स ऑन ए सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन के अंदर जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है ये पॉसिबल हो पाया है उस वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के अकॉर्डिंग। मैग्नेटिक कोर मेमोरीज वाज रिप्लेस्ड। अब इसमें ध्यान दीजिए, चौथे जनरेशन में मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है, उसके जगह पर सेमीकंडक्टर मेमोरीज का यूज़ किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं फिफ्थ एंड फ्यूचर जनरेशन। इन द फिफ्थ जनरेशन द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बिकेम ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मैंने बताया था आपको। इन द फिफ्थ जनरेशन में वेरी लार्ज के जगह पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। फिफ्थ जनरेशन फ्यूचर जनरेशन कहा जाता है, मतलब अभी ये फ्यूचर में काम चल रहा है, मतलब अभी जिसमें काम चल रहा है फ्यूचर में ये आ सकता है, हो सकता है कि सोचने की क्षमता आ जाए कंप्यूटर्स में, रोबोट्स में, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब ऐसा लगता तो है नहीं, पॉसिबल तो है नहीं पर देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में। अब द वेरी लार्ज, इसमें अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लग रहा है, अभी इसमें काम चल रहा है टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाने के लिए इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल का यूज़ किया जा रहा है। हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब देखिए इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसमें 5000 था सिर्फ ट्रांजिस्टर, इसमें 10 मिलियन। अब सोच लीजिए। फिफ्थ जनरेशन मशीन्स आर proposed to based on parallel processing hardware and artificial intelligence software। ये artificial intelligence software इंटेलिजेंस बनाएगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रोबोट या कोई भी मशीन होगा उसको इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। अब हमारा ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम उसका तुरंत सॉल्यूशन देंगे। और अगर कोई और भी वीडियो चाहते हो आप तो बताइएगा। धन्यवाद।